हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ध्यान से समझ में आ जाएगा इसके कॉन्सेप्ट तो यहां से तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बस वीडियो के साथ बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आज अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आज सिर्फ मैं इसके इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और बाकी जो मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसी में सब कुछ करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। ठीक, तो आज हम इससे इंट्रोड्यूस करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। चलो, अब सपोज करो कि तुमने अपना बीटेक हो, डिप्लोमा हो, कोई भी क्लियर किया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि कोई कंपनी आई और तुम्हें सिलेक्शन किया अपने जॉब के लिए, कैंपस सिलेक्शन हुआ तुम्हारा। अब तुम कंपनी में गए एज अ मतलब ट्रेनिंग पीरियड में। ठीक है, वहां के जो कंपनी का डायरेक्टर था तुमसे ये बोला कि भाई अभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग पीरियड में रखूंगा। ठीक है, अभी जो तुम्हारी इनकम होगी यानी कि तुम्हारी जो मंथली इनकम होगी वो 5,000 रुपए होगी। चलो ठीक है भाई, उसने 5,000 पे मुझे रख लिया और उसने मेरे से ये बोला कि हर मंथ में तुम्हारे 500-500 रुपए बढ़ते रहेंगे, 500 हर मंथ में मैं बढ़ाते रहूंगा। जब तुम्हारी सैलरी 12,000 हो जाएगी तो तुम्हारा जॉब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, मतलब कि तुम यहाँ पे परमानेंट हो जाओगे। तो देखो, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैं 5,000 पे वहां पे मतलब ज्वाइन हुआ, फिर 5,000 पे वहां पे ज्वाइन हुआ और डायरेक्टर ने मुझसे ये बोला कि पर मंथ तुम्हारी सैलरी में 500 बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में अब ये आ रहा है कि भाई मेरी सैलरी 12,000 होते होते तक कितने महीने लग जाएंगे, मतलब कितने महीने बाद मेरी जॉब वहां पे फिक्स हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। चलो, अब एक सवाल आ रहा है ना, अब अगर मैं जोड़ूं कि 5,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई, ठीक है, फिर 500 रुपए बढ़ा तो 5,500 रुपए हो गया, फिर अगले महीने 500 रुपए बढ़ा तो 6,000 रुपए हो गया, फिर अगले महीने 500 रुपए बढ़ा तो 6,500 रुपए हो गया, फिर अगले महीने 500 रुपए बढ़ा तो 7,000 रुपए हो गया। अब ऐसे अगर हम काउंट करके चलने लगे तो क्या हो, जमाना बीत जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर फाइंड होने में हम बुढ़े भी हो सकते हैं। ठीक, तो क्या कोई ऐसा एग्जैक्ट फॉर्मूला है हमारे पास जो इन सबका कैलकुलेशन एक ही बार में निकाल के रख दे? हाँ, तो बिल्कुल है, इसलिए तो मैं ये चैप्टर लेके आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। मैंने एक सीक्वेंस बता दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सपोज करो कि तुम्हारे घर में, सबके घर में एक सीढ़ी होता है। ठीक है, जिससे हम छत पे चढ़ते हैं। अच्छा, सीढ़ी का जो बनावट होता है क्या वो ऊपर नीचे होता है, मतलब एक सीढ़ी की लंबाई ज्यादा है या एक सीढ़ी की लंबाई कम है या एक सीढ़ी की लंबाई बहुत ज्यादा है, ऐसा होता है? नहीं। तुम क्या करते हो कि जो सीढ़ी बनाते हो वो सीक्वेंस में बनाते हो, मतलब कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस के साथ। कि अगर मान के चलो कि एक से दूसरे सीढ़ी की हाइट मैंने 5 मीटर रखा, तो दूसरे से तीसरे सीढ़ी की भी हाइट में 5 मीटर ही रखूंगा और फिर तीसरे से चौथे सीढ़ी की भी हाइट में 5 मीटर ही रखूंगा। मतलब कि जब तक मैं छत पे ना चढ़ जाऊं तब तक मैं इक्वल सीक्वेंस में आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, तो यही है मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपी। तो भाई ध्यान से समझना कि है क्या। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक फिनाइट और एक इनफिनाइट। अब समझो, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी। अब इन दोनों के बारे में समझ लो। यही दो टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पूरे चैप्टर में पूछे जाएंगे, या तो फाइनाइट से रहेगा या इनफिनाइट से रहेगा। ठीक है, अब फाइनाइट एपी क्या है और इनफिनाइट एपी क्या है, इन दोनों को समझते हैं। देखो, फाइनाइट एपी का मतलब है कि एक निश्चित, फाइनाइट का मतलब क्या कि हमें उस दूरी का अंदाजा है कि हाँ ये इतना दूरी है, मतलब कि हम एग्जैक्ट तरीके से बता सकते हैं कि हाँ इसमें इतना किलोमीटर मुझे जाना है, तो ये फाइनाइट हो गया। इनफिनाइट का मतलब कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कितना जाना है। ठीक है, अब सपोज करो कि फाइनाइट एपी में अगर तुम्हारे टर्म्स के सीक्वेंस आएंगे तो सपोज कि 2, 4, 6, 8, 10,
मैंने वहीं पे जाके इस सीक्वेंस को क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। बट अगर मैं इनफिनाइट एपी में चलूं तो 2 4 6 8 10 और इसके बाद मैंने डॉट लगा दिया। देखो डॉट डॉट हमें यह बता रहा है कि ये सीरीज जो है अभी आगे जाएगी, ठीक है। कितना आगे जाएगी ये मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। चलो हम दोनों सीरीज को एक बार ध्यान से देखते हैं। पहला नंबर हमने क्या रखा 2, दूसरा नंबर हमने क्या रखा 4 6 8 10। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर दो नंबर के बीच का जो गैप चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे भी 2 का चला, 2 से 10 तक भी 2 का चला। मतलब कि हर नंबर के बीच में इक्वल गैप चल रहा है। जब हर नंबर के बीच में इक्वल गैप चले, ठीक है, तो वो एपी के फॉर्म में होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन हुआ, एपी का क्वेश्चन हुआ। अब सपोज कि मेरे पास एक सीरीज ऐसा दिया हुआ है कि 3 6 7 9 15 24 इस तरीके का एक सीरीज दे दिया मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, 3 से 6 तक अगर देखें तो इसमें 3 का गैप है। 6 से 7 का देखें तो 1 का गैप हो गया, 7 से 9 का देखें तो 2 का गैप हो गया, 9 से 15 का देखें तो 6 का गैप हो गया। अब ऐसे क्या है कि इसमें जो है डिफरेंस हमारा जो दिख रहा है वो इक्वल नहीं दिख रहा है, सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा ये एपी के फॉर्म पे नहीं होगा। सपोज कि अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए जो इक्वल सीक्वेंस में ना चल रहा हो तो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। मतलब कि वो हमारा क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल रॉन्ग होगा, हम उसको सोल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एपी को सोल्व करने के लिए ये जरूरी है कि उसका डिफरेंस बराबर चले, कांस्टेंट चले डिफरेंस। चलो अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूले की तरफ। अब कुछ इसमें पहचानना है तुम्हें। देखो हम स्टार्टिंग वाले एग्जांपल पे चलते हैं, कंपनी वाले एग्जांपल पे, कि कंपनी ने मेरा सिलेक्शन किया। पहले मुझे ट्रेनिंग पीरियड पे रखा, ट्रेनिंग पीरियड पे पैसे वो कम दे रहा था मुझे, इनकम मेरी कम थी। उसने 5,000 पे मेरा सिलेक्शन किया, 5,000 पे, ठीक है। और उसने ये बोला कि तुम्हें काम सीखने में जितना भी टाइम लगे, ठीक है, हर मंथ तुम्हारी सैलरी में 500 इंक्रीज करते जाऊंगा। जैसे ही तुम्हारी सैलरी 12,000 हो जाएगी तो मतलब कि तुम्हारी जो जॉब है यहां पे वो फिक्स हो जाएगी। अब मेरे दिमाग में ये आया कि भाई 5,000 पे मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, और 12,000 पे पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो बीच का जो गैप निकाल रहा है, ठीक है, कि सपोज कि ये जनवरी चल रहा है, जनवरी पे मैंने 5,000 पे सिलेक्शन किया, ठीक है, और पर मंथ मेरे 500-500 रुपए बढ़ते रहे, ठीक है। तो 12,000 तक पहुंचने में मुझे कितने महीने लगेगा। तो जो तुम मंथ फाइंड करोगे कि मुझे जैसे देखो 5,000 पे मेरी क्या हुई थी, सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। हर मंथ में ये मुझे +500 ऐड करते जा रहे हैं। तो अब मेरी इनकम कितनी हो गई 5500, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट मंथ में आएगा तो अब 5,500 पे फिर 500 में ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब ये कितनी इनकम हो गई मेरी 6,000 हो गई। अब अगर मैं ऐसे ऐड करते हुए चलूं तो मुझे तो जमाना बीत जाएगा ना अपने फाइनल आंसर पहुंचने तक। तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला दिया गया हमसे कि सपोज कि ऐसा कंडीशन तुम्हारे सामने बन जाए तो इसको तुम एक ही झटके में फाइंड कर सकते हो। और उसके लिए जो मेरे पास फॉर्मूला है वो है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलो अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान से समझते हैं। पहली इनकम मेरी 5,000 पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हर महीने ये मुझे 500 रुपए ऐड कर रहा था, 500, फिर अगले महीने फिर 500 ऐड हो गया, फिर अगले महीने ये 500 ऐड हो गया, फिर अगले महीने ये 500 ऐड हो गया। ये जो हर मंथ में 500 500 500 500 जो ऐड हो रहा है, ये 500 हमें ये बता रहा है कि भाई तुम्हारे हर सीक्वेंस में
इक्वल गैपिंग चल रहा है, ठीक है। मतलब कि इस 500 को मैं क्या बोलूंगा, इस 500 को मैं बोलूंगा डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो अब ध्यान समझना, अब एक बार फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले में हम ये देख रहे हैं कि डी कहां पे है, तो डी मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, डी इक्वल टू होता क्या है, डी इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब, कॉमन का मतलब समझ ही रहे हो कि हर चीज में वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहले इनकम मेरी 500 रुपए थी, वो 5000 रुपए थी, अब उसमें 500 रुपए ऐड किया, तो अब मेरी इनकम कितनी हो गई, 5500 रुपए। मतलब कि जो 5000 है ये मेरा ए का मान हो गया, और ए इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहीं से मेरी इनकम स्टार्ट हुई है ना, 5000 से मेरी इनकम स्टार्ट हुई है। तो ये जो 5000 है मेरा, ये ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू कहां है, यहां है, ठीक है। अब देखो दो वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कि दो वैल्यू कैसे कैसे होता है। जो सीरीज का तुम्हारा पहला नंबर होगा, ठीक है, वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, यानी कि ए कहो उसे या A1 कहो, ए कहो या फिर A1 कहो, बात बराबर है, ठीक है। तो देखो 5000 जो था वो ए की वैल्यू हो गया, जो हर महीने मुझे 500 ऐड करके वो दे रहा है वो मेरी डी की वैल्यू हो गया, क्योंकि हर महीने क्या इक्वल सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस महीने भी 5000 मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ, तो अगले महीने भी 500 मेरी सैलरी इंक्रीज हुई, फिर अगले महीने 500 मेरी सैलरी इंक्रीज हुई। तो क्या हुआ, हर महीने में मैं इक्वल सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो 500 था ये डी की वैल्यू हो गई। अब दो चीजें मुझे दिख रही है कि एक ए एन क्या है और एक एन क्या है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसी से समझते हैं हम हर चीज, ठीक है। कंपनी ने मेरे सामने क्या ऑफर रखा था कि जब तुम्हारी सैलरी 12,000 हो जाएगी तब तुम्हारी जॉब फिक्स कर दूंगा मैं, मतलब परमानेंट तुम हो जाओगे। तो चलो ये जो 12,000 मुझे दिख रहा है कि जब मैं लास्ट में जब 12,000 पे पहुंचूंगा तो 12,000 मेरा क्या हुआ, 12,000 जो है वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, क्योंकि 12,000 के बाद मेरी जॉब जो है वो फिक्स है। तो 12,000 जो होगा वो एन की वैल्यू हो जाएगा। एन इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, एन को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। अब ध्यान से समझो, मेरी जॉब कहां पे फिक्स हुई थी, 12,000 पे, मतलब कि 12,000 पे अब मैं परमानेंट हो गया। अब मेरी क्या हर महीने 12,000 मेरी मतलब वो सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। हर महीने वो 12,000 रुपए मेरा सैलरी देता रहेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट टर्म होता है कि किसी भी सीरीज का जो सबसे अंतिम नंबर होगा, लास्ट टर्म होगा, वो हमारा एन का मान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साहब एन क्या है, एन को समझो। तो देखो कंपनी ने ये बोला था कि 5,000 पे मैंने तुम्हारा सिलेक्शन किया, हर महीने तुम्हारी सैलरी 500 में बढ़ाऊंगा, और तुम जैसे ही 12,000 पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारी सैलरी फिक्स हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि 5,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई और 12,000 तक मुझे पहुंचना है, तो इस बीच में मुझे कितने महीने लगेंगे, जितने महीने लगेंगे वो मेरा एन की वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ, जितने महीने मुझे 5,000 से 12,000 पर जाने के लिए लगेंगे तो मेरा एन का वैल्यू हो गया। तो देखो हर चीज यहां से हमें समझ में आ गया कि अब इसे एक क्वेश्चन के थ्रू आसानी से समझते हैं। देखो जब भी तुम्हें फाइंड nth टर्म, अभी हमने समझा था कि n क्या होता है। जब भी nth टर्म फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं n का। n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो अब हम एक सीक्वेंस रखते हैं, हम सेम वही रखते हैं कि 5,000 पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। फिर 500 मेरा बढ़ गया तो ये 5500 हो गया, फिर 500 बढ़ा तो ये 6,000 हो गया, फिर 500 बढ़ा तो ये 6,500 हो गया। अब मुझे कहां पे पहुंचना है भाई, तो मुझे पहुंचना है 12,000 पे। अब देखो बीच में मैंने गैप रखा है, ये गैप हमसे ये बता रहा है कि 5,000 से
1000 तक जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ का टाइम लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, इन सब का नॉलेज बहुत जरूरी है। एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। डी तो हमने समझ लिया कि जो दो टर्म के बीच में जो गैपिंग चलेगा, जो मेरा डिफरेंस चलेगा, वो डी की वैल्यू होगी, यानी कि उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि 5000 से 5500 के जाने के बीच में, इनके बीच में 500 रुपए का गैप हुआ, 500 का गैप हुआ। फिर यहां से यहां जाने में 500 का गैप हुआ, फिर यहां से यहां जाने में 500 का गैप हुआ। तो मैं क्या देख रहा हूं, हर टर्म में मेरा इक्वल कांस्टेंट चल रहा है, इक्वल डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है। तो ये जो 500 है ये डी की वैल्यू हो गई। अब देखो एन क्या होता है, जिस चीज को तुम्हें फाइंड करना हो, ठीक है। अब यहां पे मुझे 12000 तक फाइंड करना था कि 12000 होते होते तक मेरे कितने महीने कवर हो जाएंगे, कितने मंथ कवर हो जाएंगे। तो ये जो लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म हमारा क्या, देखो एन में अंतर समझ लो। एक तो एन इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, ठीक है, ये कंफर्म है कि उस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो एन की वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज इन्फिनाइट में हो तो, इन्फिनाइट में तो लास्ट टर्म दिया नहीं जाता, इन्फिनाइट में तो मतलब वो सीरीज आगे बढ़ती रहती है, मुझे ये नहीं पता कि कहां पे जाके खत्म होगा, ठीक है। लेकिन एन हमें ये बता रहा है कि एन इक्वल टू लास्ट टर्म होता है। एन इक्वल टू दो चीजें होता है, पहला कि लास्ट टर्म फिक्स है। लास्ट टर्म कहां पे फिक्स है, जब सीरीज फाइनाइट हो, सीरीज जब फाइनाइट हो तो वहां पे मेरे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू मुझे वहां से मिल गई। बट अगर सीरीज इनफिनाइट हो तब एन की वैल्यू कैसे होगी, तो देखो समझो, अगर सीरीज इनफिनाइट होगा तो किसी ना किसी चीज की तुम्हें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, समझे। जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो वो हमारा एन का मान होगा, समझे। अब मैं दोनों तरीके से मैं समझा दूंगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखूंगा। चलो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। यहां से तो ये चूंकि ये फाइनाइट सीरीज था तो मुझे लास्ट टर्म गिवन था, तो मुझे सीधा सीधा पता चल गया कि मेरी एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 12000। तो चलो एन के जगह पे, इस एन के जगह पे हम पुट करते हैं 12000 इक्वल टू, ठीक। अब आ जाओ ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए भी हो सकता है या उसे A1 भी लिखा जाता है। A1 मींस ए ऐसे और फिर नीचे 1 लगा देगा, ठीक है। तो ए रहे या A1 रहे, दोनों फर्स्ट टर्म को दर्शाता है। तो ए के जगह पे अब हमारा इस सीरीज में अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 5000 है, तो ए के जगह पे हम क्या रख देंगे, 5000, फिर प्लस ब्रैकेट n-1। अब देखो मैं दो चीज में अगर तुम्हें डिफरेंस पता चल गया कि n क्या होता है और n क्या होता है तो एपी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इन दोनों को तुम्हें ध्यान से समझना होगा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो। देखो जैसे सपोज की सीरीज में रखता हूं 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 और यहां पे मैंने लिख दिया 80। अब मैं इसमें देख रहा हूं कि इस सीरीज में 5 का गैपिंग चल रहा है, ठीक है। तो मतलब डी का मान 5 हो गया, ए का मान 5 हो गया, एन की वैल्यू 80 हो गई। अब सपोज करो कि इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है कि भाई साहब 70 मतलब कि 50 जो होगा, जैसे ए 5 की बात करें तो 5 हमारा फर्स्ट टर्म पे, 10 की बात करें तो 10 जो है वो सेकेंड टर्म पे, 15 थर्ड टर्म पे, 20 फोर्थ टर्म पे, 25 फिफ्थ टर्म पे, ठीक है। और ये जो 80 दिख रहा है ये मैं रखूंगा ए एन, क्योंकि इसका मुझे टर्म नहीं पता। ये पता है कि हाँ ये 80 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से टर्म पे, तो इसलिए मैंने ट्रम के जगह पे एन रखा। देखो यहां पे ट्रम के जगह पे 1 रखा हूं, 2 रखा हूं, 3 रखा हूं, 4 रखा हूं, 5 रखा हूं, लेकिन यहां पे मैंने क्या रखा, एन रखा, क्योंकि मुझे ट्रम का नॉलेज नहीं था। बस इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 80 मेरे पास गिवन है, लेकिन इस सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं पता कि 80 कौन से ट्रम पे आएगा। तो जो तुम्हें ट्रम फाइंड करना हो, ट्रम का मतलब कि देखो इसमें दो चीज समझ लो, ऊपर वाला जो है, जितने भी ऊपर वाले नंबर देख रहे हैं ये सब एन की वैल्यू है, ए टू जेड। 5 को भी मैं एन बोल सकता हूं, 10 को एन बोल सकता हूं, 15 को एन बोल सकता हूं, 20 को भी बोल सकता हूं, 25 को भी बोल सकता हूं। मैंने क्या बोला, एन इक्वल टू एक तो लास्ट टर्म हो गया, ये तो कंफर्म है, और एक एन इक्वल टू ये होगा कि जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी हो कि हाँ मेरा ये नंबर कौन से टर्म पे होगा।
तो जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं वो n की वैल्यू हो गई, और कौन से टर्म पे होगा तो टर्म की जो बात होगी वो n की वैल्यू होगी। क्लियर? तो इस सीरीज में यहां तक तो मुझे टर्म का ज्ञान था कि हाँ भाई 5 फर्स्ट टर्म पे, 10 सेकंड टर्म पे, 15 थर्ड टर्म पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 80 कौन से टर्म पे है। तो 80 में a रखा और टर्म के जगह पे मैंने n रखा, तो n इक्वल टू क्या होता है? टर्म होता है। ठीक है, कि जिस नंबर का जो भी टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि हाँ 80 जो है इस सीरीज के अकॉर्डिंग कौन से टर्म पे आएगा, तो 80 n का मान हो गया, और जो टर्म मैं फाइंड करूंगा कि हाँ 80 इस टर्म पे है, तो टर्म जो होगा वो n का मान हो जाएगा। क्लियर है? n और n में यही अंतर है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। $12,000, चूंकि लास्ट टर्म मेरा इसमें दिया हुआ था 12,000, तो ये मेरा n का वैल्यू हो गया। फर्स्ट टर्म 5,000 प्लस, अब देखो मुझे ये नहीं पता ना कि 5,000 से 12,000 तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा, टाइम का मुझे पता नहीं। तो टाइम क्या है? वो टाइम टर्म बता रहा है कि जितने महीने लगे वो महीने नंबर में आएंगे, मंथ में आएंगे। सपोज करो कि मुझे 8 मंथ लगे, तो 8 जो होगा, 8 जो है वो n का मान है, और 12,000 जो है वो n का मान है। तो n का तो मुझे नॉलेज ही नहीं है, n तो मुझे फाइंड करना है ना, टर्म मुझे फाइंड करना है, तो n के जगह पे n ही रखूंगा, -1 इंटू डी कितना था? कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा था? 500 का, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 500। ये हमारी सीरीज फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व कर, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करते हैं तो उसमें बॉड मास का रूल किया जाता है, चाहे वो कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, उसमें बिना बॉड मास के हम कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर ही नहीं सकते। तो बॉड मास हमसे ये बताता है कि बॉड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है। बॉड मास में डिवाइड, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। इसमें क्या क्या देख रहे हैं? एक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो 12,000 को मैं ऐसे ही रखता हूं, इक्वल टू, फिलहाल अभी 5,000 को भी ऐसे ही छोड़ देता हूं, प्लस। अब मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो देखो n-1 ये ब्रैकेट में और इंटू 500, मतलब 500 जो है इस पूरे के मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो 500 को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 500 को पहले मैं उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 500 को n से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 500n, और फिर माइनस 500 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 500। क्लियर है? अब देखो इसके साथ तो n लगा हुआ है ना, तो इसका तो अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, और ये दोनों जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि नंबर है। 5,000 और 500 ये दोनों एक कैटेगरी का है, और 500n ये अलग कैटेगरी का हो गया। तो जब भी किसी चीज की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसके साथ जो भी नंबर रहते हैं, वो चाहे किसी भी साइन के रिलेशन में, उन नंबर को धीरे धीरे वहां से हमें हटाना होता है। तो चलो अगला स्टेप देखते हैं। 12,000 इक्वल टू 5,000 प्लस का, इसके पहले कोई संख्या कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, और ये 500 के पहले माइनस का साइन है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 5,000 में से 500 को मैंने माइनस किया तो कितना आ गया? 4,500। ठीक है, और फिर इधर से हम लिख देते हैं प्लस 500n। क्लियर हुआ? अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये 500 और 4,500 इन दोनों को यहां से हटाना है। तो पहले मैं प्लस माइनस वाले को हटाता हूं, फिर बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को हटाता हूं। तो 500 के n के साथ 500 ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये तो बाद में हटेगा, पहले जो प्लस वाला है उसको हटा दो। तो ये था 12,000, 45 इधर आके, 4500 इधर आके क्या हो गया? माइनस में, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, और इक्वल टू इधर बच गया 500n। ठीक है, देखो 12,000 माइनस 4,500 इक्वल टू 500n। अब यहां से हम माइनस करते हैं, 12,000 में से 4,500 को माइनस करना है, तो 2 जीरो में से 2 जीरो माइनस करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। फिर 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, बगल से कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 माइनस 5, ये 2 था अपना, 1 कैरी से दिया था तो ये 1 बच गया, और 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 11, और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 7। ठीक है, यानी कि ये कितना बन गया? 7,500। अब इक्वल में क्या रखेंगे?
500n, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, n की। अब n के साथ 500 किसमें है, देखो 500 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई मान लेंगे। और मल्टीप्लाई वाले संख्या की जब हम साइड चेंज करते हैं तो किसमें चला जाता है, डिवाइड में, यानी कि 500 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 7500 अपॉन 500 इक्वल टू इधर क्या बच गया, n। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 के टेबल से अगर 75 को काटते हैं तो ये 15 बार में जाता है, 15 5 जा 75, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब देखो n की वैल्यू अगर 15 आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5000 से 12,000 तक पहुंचने में 15 मंथ का टाइम लगेगा। 15 महीने बाद मेरी जॉब फिक्स हो जाएगी, मतलब परमानेंट हो जाएगी। आई होप कि ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं कि देखो, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, दो चीज पे अपनी नजर पैनी रखो, एक n की वैल्यू और एक n की वैल्यू। d का तो तुम कंफर्म हो कि d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो नंबर के बीच में जितना गैपिंग चलता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू की बात करें तो अभी मैंने समझा दिया था कि दो कंडीशन बनेगा, एक तो नंबर रहेगा और उस नंबर की कोई पोजीशन रहेगी। जो पोजीशन है वो n की वैल्यू है और उस जिस पोजीशन पे जो नंबर है वो n की वैल्यू है, ठीक है। सपोज कि अगर इस सीरीज में हमने देखा था कि 6500 पहले 5000 से स्टार्ट हुआ, फिर 500 प्लस हुआ 5500, फिर 500 प्लस हुआ 6000, फिर 6000 में प्लस हुआ 6500, मतलब कि हम कहां पहुंचे, फोर्थ टर्म पे पहुंचे। तो 6500 जो था वो n की वैल्यू थी और फोर्थ टर्म यानी कि जो फोर्थ था वो n की वैल्यू थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने n का मान कितना निकाल दिया, 50। ये था, देखो ये एक सबसे पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमसे ये बताता है कि जब भी तुम्हें किसी सीरीज का n की वैल्यू फाइंड करनी हो, nth टर्म निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करो। अब देखो इसी का अपोजिट हर क्वेश्चन के दो पहलू होते हैं, ध्यान रखना। एक सीधे तरीके से पूछा जाएगा तो सेम एक उसका उल्टा तरीका भी बनेगा, ठीक है। अब उसका हम एक दूसरा तरीका समझ लेते हैं। देखो फिर हम उसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, वही कंपनी में जाते हैं। अब जो डायरेक्टर है उसका दिमाग चेंज हो गया, तो उसने मेरे पास अब दूसरा ऑफर रखा। वो ऑफर क्या था, उसने मेरे से बोला कि चलो मैं तुम्हें 5000 पे फिक्स करता हूं, मतलब 5000 पे तुम्हें अपने कंपनी में सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तुम 15 महीने बाद, ठीक है, नहीं चलो 15 मंथ नहीं रखते, तुम 5000 पे जब उस कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया तो मैं ट्रेनिंग पीरियड में था। ट्रेनिंग पीरियड में वैसे ही पैसे कम मिलते हैं, लेकिन उसने ये बोला कि जैसे ही तुम्हारे 8 महीने निकल जाएंगे, 8 मंथ तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हारी जो जॉब होगी वो फिक्स हो जाएगी। तो अब मेरे से वो ये पूछ रहा है कि बताओ 8 महीने बाद तुम्हारी सैलरी क्या होगी यदि हर मंथ मैं तुम्हें 500-500 रुपए बढ़ा के दे रहा हूं। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन था कि उसने 5000 पे सिलेक्शन किया मेरा, और मेरे से उसने ये बोला कि 8 महीने बाद, 8 मंथ बाद तुम्हारी जॉब फिक्स है। अब जब मेरी जॉब फिक्स होगी तो उसने मेरे से पूछा कि जब तुम्हारी जॉब यहां पे परमानेंट हो जाएगी तो उस टाइम तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। जब मैं हर 5000 पे सिलेक्शन किया और हर महीने मैं तुम्हें 500 रुपए बढ़ा के दे रहा हूं, तो 8 महीने बाद तुम्हारी सैलरी क्या होगी। चलो अब देखते हैं। मतलब कि सीरीज मेरा कुछ इस तरीके से बना कि 5000 पे मेरा सिलेक्शन हुआ, हर महीने 500 रुपए वो बढ़ा के दे रहा है, तो अगले महीने मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5500 रुपए हो जाएगी। फिर उसके अगले महीने सैलरी कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए हो जाएगी। फिर उसके अगले महीने कितने हो जाएगी, तो 6500 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे से वो ये पूछ रहा है, देखो यहां पे मैं इनफिनाइट सीरीज रखा, मेरे से उसने ये बोला कि 8 मंथ बाद तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा लास्ट टर्म गिवन था, n की वैल्यू गिवन थी, तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी थी।
इसमें उसने बोला कि 8 मंथ बाद तुम्हारी सैलरी फिक्स है। देखो जो पिछले क्वेश्चन में हमने 15 निकाला, वो 15 क्या निकला था, मंथ की वैल्यू निकली थी। तो उसी तरीके से इसने बोला कि 8 मंथ बाद तुम्हारी सैलरी फिक्स है। तो मतलब कि जो 8 मंथ दिख रहा है मुझे, वो क्या है, एन की वैल्यू है। और मुझे ये पता करना है कि 8 मंथ जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा तो 8वें महीने में मेरी टोटल सैलरी कितनी होगी। तो अब तुम्हें यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड करना है और एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला हम सेम रखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन था, इसलिए हमने एन का वैल्यू आराम से रख लिया था। बट इसमें मुझे नहीं पता, बस मुझे ये उसने बताया कि 8 मंथ बाद तुम्हारी सैलरी क्या होगी, यानी कि 8 मंथ जो दिख रहा है वो किसके वैल्यू है, एन की। तो देखो ए, अब एन के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, 8, ये 8 हो गया। मतलब कि अब मैं 8वां टर्म निकालूंगा कि 8वें टर्म पे मेरी कौन सी संख्या होगी। ठीक है, इक्वल टू ए का मान 5000 प्लस एन। देखो एन के जगह पे मैंने क्या रखा, 8, तो यहां भी एन के जगह पे 8 रखेंगे। 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 500, क्योंकि इस सीरीज में हर नंबर के बीच में 500 का गैप चल रहा है। ठीक है, अब ए 8 इक्वल टू, फिर से रूल हमारा बॉड मास वाला ही होगा पहले। अब देखो इसमें पहले ब्रैकेट है, तो पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करना होगा। 8 में से 1 माइनस किया 7 हो गया, और यहां पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का है, इंटू 500। ठीक है, तो ए 8 इक्वल टू 5000 प्लस 7, 5 क्या होता है 35, और बाकी के 2 0, 3500, यानी कि ए 8 इक्वल टू 5000 और 3500 को प्लस कर देंगे तो 0 0 5 और 5 3 8, 85। मेरी जॉब कब फिक्स होगी, जब मेरी सैलरी 8500 हो जाए, मतलब 8500 जैसे मेरी सैलरी होगी तो मेरी जॉब वहां पे परमानेंट हो जाएगी। अब मैंने उसे, जब उसने मेरे से ये पूछा था कि 8 महीने बाद तुम्हारी सैलरी क्या होगी, तो अब मैं उससे क्लियर तरीके से बस बता सकता हूं कि हाँ सर 8 महीने बाद मेरी सैलरी 85,000 हो जाएगी, 8500 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल पहला स्टेप, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज किसी क्वेश्चन में ए फाइंड करना हो तो इसको भी फाइंड कर सकते हैं, एन को भी फाइंड किया जा सकता है, डी को भी फाइंड किया जा सकता है। काम है तुम्हारा क्या, क्वेश्चन समझो, इनको क्लियर कर लो। एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। ये अगर चारों चीजें क्वेश्चन में तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो मतलब कि तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं भी नहीं अटकोगे, एकदम क्लियर तरीके से तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखो मैथ का एक रूल है कि कोई भी एक फॉर्मूला हमें दिया जाता है तो उस फॉर्मूले में पहले कुछ टर्म होते हैं। जैसे इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 चीजें गिवन है। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन बनेगा तो 4 में से 3 चीजें मेरे पास गिवन होगी, तो चौथी चीजें निकालनी होगी। फॉर्मूला सेम रहेगा, जो वैल्यू जैसे गिवन है उसके जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस सीरीज में सपोज करो कि इस फॉर्मूले से 2 वैल्यू गैप कर दिया, ठीक है, और 2 वैल्यू गिवन है, अब वो दोनों वैल्यू फाइंड करना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड का यूज करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अपने तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम कैसे सीक्वेंस बनाएं कि या सपोज कि ए की भी वैल्यू नहीं है और डी की भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका भी तरीका है, जब 2 वैल्यू फाइंड करना हो तो इसके भी तरीके, बट हम इसके डीपली आराम से उतरेंगे। ठीक है, अभी था ये इंट्रोडक्शन इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। 4 इन पे कड़ी नजर रखो, खास करके ए एन और एन, इन दोनों को पहचानना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। और मैंने साफ साफ बता दिया कि जो नंबर है वो एन की वैल्यू है और वो नंबर कौन से टर्म पे है, वो टर्म जो है एन की वैल्यू है। ठीक है, बस इसको पकड़ के रखना है, बाकी इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो फिलहाल आज के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही रखते हैं। हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसमें टोटल 2 ही फॉर्मूले, एक nth टर्म फाइंड करने के लिए और एक सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम वीडियो को थोड़ा लंबा लेंगे और काफी अच्छी चीजें उसमें समझेंगे।
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन वो पेपर से संबंधित होगा, एग्जाम से संबंधित होगा। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और फिलहाल अगर इसमें भी कुछ अगर डाउट हो या फिर कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको कवर जरूर करूंगा। ठीक है, और आई होप कि ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जितना ज्यादा हो सके करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।